मशीन लर्निंग, मशीन ठीक है। लर्निंग। हाँ, मतलब डीप मतलब इट इज वेरी रेयर कंडीशन होगा, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, ठीक है। वेरी रेयर कंडीशन होगा जहां पे तुमको क्या करना है, इतना डीप में चीजें चाहिए स्पेसिफिकली। यस, तो यू नीड टू डू दी स्पेसिफिक थिंग्स कि भाई बेसिक जितना भी क्लास में हुआ है आपको, दैट इज मतलब मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट गाइस। किसके लिए? कोई भी मशीन लर्निंग का इंटरव्यू की भी अगर मैं बात करूंगा तो यू कैन इजीली क्रैक एनी मशीन लर्निंग इंटरव्यू बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू पोजेस, क्योंकि इतना डीप में हर एक चीज का कैलकुलेशन करके हमने जो लिया है स्पेसिफिकली की, अगर किसी को तुम बताओगे इट मे पॉसिबल कि दैट पर्टिकुलर गाय आल्सो डोंट नो इन सच डिटेल कि हाँ इस तरीके से कैलकुलेशन होते हैं, बैकएंड में चीजें होती है, क्योंकि एवरीवन फॉर नाउ दे विल बी नोइंग कि हाँ जस्ट सिंपली उनको क्या करना पड़ता है। अगर जब मैं अभी काम करता हूँ इंडस्ट्री में तो मैं चीजें नहीं देखते बैठता पीछे जाके कि क्या किस तरीके से वर्क करेगा। नो, व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी यूजिंग इट डायरेक्टली एंड आई विल बी चेकिंग द एक्यूरेसी, उसके हिसाब से मैं मेरी चीजें क्या करूंगा, हैंडल करूंगा। तो ये चीजें होती हैं जिसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, क्या you need to do the things, tweak the things। क्वेश्चन भी जब आते हैं, दो यू नो डोंट नो द 100% आंसर, बट तुम उस टाइम पे क्या कर सकते हो, यू कैन ट्विक द थिंग्स, किस तरीके से मैं इसको घुमा फिरा के वहीं पे ला सकता हूँ। घुमा फिराना मतलब इट इज नॉट लाइक कि 100% उसको कुछ भी वेग आंसर दे दो। आंसर यू यू मस्ट नो, मतलब ये तो चीज 100% है कि हम आंसर के इर्द गिर्द ही रहेंगे, विच इज मोर देन, क्योंकि अगर तुमको कोई 7 या 8 क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यू के लिए गाइस, या 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, इट इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड कि तुम 10 के 10 क्वेश्चन के क्या करो, आंसर दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मुझे इस बंदे ने 10 के 10 आंसर दिए हैं तो इसको सारी चीजें पता है, और इसने 7 ही आंसर दिए तो इसको रिजेक्ट कर दो, ऐसे नहीं होता है। अगर 7 भी आंसर दिए हैं तुमने, 10 में से 70-80% भी तुम एलिजिबल हो, तो डिपेंडेंसी किसकी थी, ओपनिंग किसकी है, एंड उस ओपनिंग के रिलेटेड आपने किस चीजों का आंसर दिया है, उसके ऊपर सारा का सारा क्या करता है, सिचुएशन मैटर करता है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन किस तरीके का सिचुएशन है, किस तरीके का इंटरव्यू है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग, ओपनिंग किस तरीके की, उसी तरीके के सारा का सारा टिप होगा। लेकिन एक चीज पकड़ के चलो, अभी आपका मशीन लर्निंग हुआ है तो दिस इज राइट टाइम, आपको ऑलमोस्ट 80-90% एल्गोरिथम हो गए हैं, ट्राई एंड टू फाइंड अ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब तक आप कहां तक हो, डेटाबेस से डेटा लेने तक, पूरा मॉडल बिल्डिंग तक, उसके बाद एपीआई क्रिएशन तक आप रेडी हो, सिर्फ डिप्लॉय करना है, दैट इज नॉट द बिग थिंग, वो भी एक वीक में वो भी खत्म हो जाएगा कि डिप्लॉय कैसे करना है। तो what I suggest initially in your mock group, start this exercise from today itself, take 1 week time। ठीक है, आज संडे है, नेक्स्ट संडे तक एवरीवन विल केम अप विथ फ्यू मतलब 5 क्या 5 ML प्रोजेक्ट टॉपिक। ठीक है, आप क्या करो, 5 ML प्रोजेक्ट टॉपिक लेके चलो, मतलब आप सर्च करो इंटरनली सबसे पहले कि हाँ सर ये मैंने ये देखा, मेरा एक दोस्त है इंडस्ट्री के अंदर, उसने इस ML प्रोजेक्ट का टॉपिक, एटलीस्ट इफ आई गेट टॉपिक नेम तो हमारा 90-80% काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कितने हर एक बंदे ने कितने करने हैं, 5 टॉपिक्स, तो एक मॉक ग्रुप के अंदर कितने टॉपिक्स हो जाएंगे आपके, 25। उस 25 में से हम कितने सेलेक्ट करेंगे, 5 सेलेक्ट करेंगे, और उसके ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ऐसे नहीं कि मॉक ग्रुप में 5 लोग होंगे, 5 अलग होने चाहिए। यू कैन कोरिलेट कि एक दो लोग, तीन लोग मिलके या 5 लोग मिलके एक प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर आप ग्रुपली एक्टिविटी करोगे इट विल बी गुड फॉर यू एज वेल, कि प्रोसेस कैसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, किसने क्या काम किया, किस तरीके से मेथड्स लिखेंगे, किस तरीके से कॉलिंग करेंगे, सारी की सारी चीजें अगर कंबाइंडली करोगे इट विल बी ऑलवेज गुड पार्ट फॉर यू ऑल गाइस। ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो हमारा डीप लर्निंग खत्म होने से पहले मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से रेडी होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव,
I'll be telling you in between. I'll take one lecture जहाँ पे I'll be explaining the whole flow regarding the machine learning project. किस तरीके से machine learning का project explain करना है. In between, in any Saturday, Sunday, not Sunday, Saturday, I'll be taking lecture. ठीक है. या फिर पॉसिबल अगर होगा, विल सी नॉट, मतलब अभी चांसेस बहुत कम है कि आगे चल के एक हाथ संडे मॉर्निंग को 7 to 8:30 या 7 to 9 के लेक्चर, इफ एवरीवन एग्रीज, तो उसमें आई विल एक्सप्लेन यू कि किस तरीके से प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है आपको मशीन लर्निंग का स्पेसिफिकली. तो मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है, दैट इज द वन पार्ट. लेकिन यू नो, एक्सप्लेन करना मतलब वही होता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने प्रोजेक्ट में क्या क्या किया और मुझे क्या क्या इनसाइट्स मिले. ठीक है. प्रोसेस विल बी द सेम कि डेटा गैदर कैसे किया, प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, ईडीए में क्या क्या किया, फीचर इंजीनियरिंग में क्या किया, फीचर सिलेक्शन में क्या क्या किया, मॉडल बिल्डिंग में क्या क्या किया, कौन सा हाइपर पैरामीटर के लिए कितना आउटपुट मिला, उसके बाद एक्यूरेसी कितना मिला, तो इज इट सेटिस्फाइंग, डिप्लॉय कहाँ पे किया. दिस इज द जनरल फ्लो. इसी के आंसर्स हमें ढूंढने हैं. ठीक है. तो ये सब चीजें करने के लिए फर्स्ट स्टेप विल बी, क्या करना है हमें, we will be ready with at least problem statement. I am not saying कि it is mandatory, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, बट नहीं मिलता तो आई एम देयर. ठीक है. ऐसा नहीं है कि it will be completely relying on you guys, लेकिन what I suggest कि थोड़ा सर्च करो. दोस्त होंगे, कोई भी होगा, किधर भी तुम्हारा नेटवर्क रहेगा, एनीवेयर, आईटी में भी अगर कोई भी रहेगा तो भी यू कैन जस्ट कॉल देम कि हाँ किस तरीके का प्रॉब्लम सेट, मैकेनिकल में भी अगर कोई दोस्त है तो किस तरीके का प्रॉब्लम्स तुम फेस कर रहे हो, उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं क्या डेटा लेके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है. तो जस्ट गिव अ ट्राई. वी हैव 1 week टाइम विथ अस. नेक्स्ट संडे को आई बी एक्सपेक्टिंग कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज मिलेगा, सर दिस इज मॉक ग्रुप नंबर 5, वी हैव आइडेंटिफाइड दिस टॉपिक. ये 20 टॉपिक, 5 टॉपिक, 4 टॉपिक, क्या जितने मिलेंगे तुमको उतने टॉपिक हमने क्या किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं. ठीक है. एंड टॉपिक का नाम लेट सपोज है तुम्हारा कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन. तो सिर्फ उसका एक 2-3 लाइन का सिंपल डिस्क्रिप्शन कि इसमें क्या कर रहे हैं. जैसे कि डायबिटीज में हम क्या कर रहे थे, डायबिटीज के डेटा सेट के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था कि इनपुट अगर आता है तो हम प्रेडिक्ट करेंगे कि वेदर दैट पर्सन इज डायबिटिक और नॉट, या हार्ट डिसीज है या नहीं, टाइटेनिक में वो आदमी सर्वाइव कर पाएगा या नहीं. इस तरीके का 2-3 लाइन का उसका क्या चाहिए, सिर्फ मुझे ऑब्जेक्टिव चाहिए कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. ठीक है. एनी कंसर्न्स, एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? नो, नो डाउट्स. होने चाहिए डाउट्स. एवरीवन एग्री विद दिस डेडलाइन? अरे हाँ ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, सब लोगों को है एग्री ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ? इफ यू एनी डाउट रिलेटेड टू इट, आस्क हियर इटसेल्फ कि सर ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा. आई हैव आंसर फॉर दैट. ठीक है. कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, आई विल रिजॉल्व योर डाउट प्रॉपरली. तो मेन टारगेट इज टू फाइंड द टॉपिक. ठीक है. एंड कंसोलिडेट करेंगे आप सब लोग वो टॉपिक्स, एंड उसके रिलेटेड क्या करोगे, मॉक ग्रुप वाइज यू विल बी सेंडिंग मी कि ये मेरा टॉपिक है, ये हमारे मॉक ग्रुप के टॉपिक है, ये मेरे पर्सनल टॉपिक है, जो कुछ भी वट एवर बी फीलिंग गुड फॉर यू, वर्क्स फॉर यू, जस्ट शेयर विथ मी. देन वी विल बी डिस्कस अमॉन्ग इट एंड विल बी फाइनलाइजिंग द टॉपिक. जिस दिन तुम्हारा टॉपिक फाइनलाइज होगा उसका सेकंड हमारा रहेगा कि हम क्या करेंगे, आपका we will be just finding the data set. उसके रिलेटेड एक डेटा सेट हम फाइंड करेंगे, नहीं होगा तो क्रिएट करेंगे, एंड उसके ऊपर हम हमारा प्रोजेक्ट क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे. ठीक है. प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे मतलब क्या करेंगे, यही सारी चीजें. ठीक है. सिर्फ मुझे आपको एक कंसेप्ट, आई बी टेलिंग यू वन कंसेप्ट जिसका नाम है मॉड्यूलर कोडिंग. नाम सुना है? हम्म. यस सर. ठीक है. मॉड्यूलर कोडिंग मतलब
हम जैसे अभी कोड कर रहे हैं, हमने कोड कहाँ पे किया है, पूरा का पूरा एक ही इसमें लिखा है, एक ही फाइल में हमने पूरा का पूरा कोड लिखा है। इट विल बी नॉट लाइक दिस, ठीक है, जो कोडिंग होता है स्पेसिफिकली। लेट मी शेयर, मेरे पास है क्या, लाइक दिस। यहाँ पे देखो, हर एक का अलग अलग एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है, हर एक इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट है, मतलब ऐप में कुछ कोड है, हर एक जगह पे रहेगा, मतलब और कोई परफेक्ट एग्जांपल है क्या, लेट मी, आई शेयर दिस फाइल एज यू विथ, ये देखो, ये सिंपल एक, दिस इज नॉट 100% मॉड्यूलर, लेकिन पकड़ के चलो कि हम जो करते हैं चीजें, हम इसी सीक्वेंस में जाते हैं। हम डेटा को पहले लोड करते हैं, तो यू विल बी राइटिंग अ फंक्शन फॉर दैट, डेटा लोडिंग के लिए एक फंक्शन होगा। उसके बाद ईडीए परफॉर्म करने के लिए क्या होगा, आपका पूरा एक फंक्शन होगा, कि पहले बेसिक इन्फो प्रिंट होगा, मिसिंग वैल्यूज प्रिंट होगा, डुप्लीकेट है कि नहीं प्रिंट होगा, उसको भी विजुअलाइज करेंगे, बॉक्स प्लॉट किया आउटलायर डिटेक्शन के लिए, उसके बाद आउटलायर रिमूव करने के लिए कर रहे हो, उसके बाद देन क्या करते हैं, हम डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं। प्री प्रोसेस में क्या कर रहे हो हम, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया हमने, यहाँ पे ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट के बाद हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, तो मॉडल ट्रेनिंग का अलग से तुम्हारा क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। उसके बाद डिसीजन ट्री ट्यूनिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए क्या रहेगा, अलग से एक तुम्हारा फंक्शन रहेगा, जहां पर हाइपर पैरामीटर होगा। एंड आफ्टर हाइपर पैरामीटर यू विल बी जस्ट इवेलुएटिंग कि कौन सा मॉडल एक्सट्रा एक्सट्रा के ऊपर किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद तुम्हारा मॉडल क्या होगा, सेव होगा। एंड ये फाइल रन होने के बाद, मतलब ये ऊपर सिर्फ कोड लिखा है, कोई भी फंक्शन ऊपर रन नहीं किया है। फंक्शन रन कब हो रहा है, ध्यान से देखो, ये वाली कंडीशन जब तुम्हारी आएगी, तो पहले लोड डेटा फंक्शन कॉल होगा, जिसमें डेटा सेट पास किया जा रहा है। उसके बाद ईडीए का फंक्शन कॉल होगा, जिसमें ये डेटा फ्रेम पास की जा रही है। तो परफॉर्म ईडीए डिफाइन नहीं किया यहाँ पे सिर्फ कॉल किया, लेकिन डिफाइन कहाँ पे किया है तुम्हारा, कहीं दूसरी और डिफाइन किया। तो ये सारा फंक्शन कॉल होके यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, विल बी गेटिंग द आउटपुट, डेटा प्रोसेस होगा, ट्रेंड टेस्ट होगा, इस तरीके से होगा। मतलब हर बार एक सिंगल लाइन नहीं, अभी तुमको चेंज भी करना होगा तो कोड में नीचे जाके चेंज करने की जरूरत नहीं होती। मुझे पता है कि मुझे ईडीए में चेंज करना है, मैं कहाँ पे चेंज करूंगा, ईडीए के फंक्शन के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे मैं चीजें क्या करूंगा, चेंज करूंगा। इस तरीके से हर एक चीज को, एंड ये अभी मैंने पूरे एक ही फाइल में लिखा है, हर एक फंक्शन के लिए तुमको, हर एक फंक्शनलिटी के लिए हमारे अलग अलग फाइल्स को, जैसे हमने किसमें देखा था आपका, फ्लास्क में देखा, याद है ना। हाँ, Yes, तो sir. वो Class. अलग, यस, अलग 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 मॉड्यूल में अलग अलग फाइल रहेगी, वहां पे वहां से आप क्या करोगे, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल में कॉल करोगे, उसको ही सिंपल तरीके से मॉड्यूलर कोडिंग का बोलते हैं। आई विल शेयर दिस फाइल विथ यू एज वेल, लेट मी चेक एनी, दिस इज रिलेटेड टू टाइम सीरीज एक्चुअली, ये भी तो नहीं चाहिए हमें। हम्म, एक ही है, ठीक है, आई विल शेयर, जैसे मुझे मिलेगा आई विल शेयर वन सिंपल एग्जांपल विथ यू। एक सिंपल एग्जांपल भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा कि इस तरीके से हमें एंड में क्या करना है, कोड करना है। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जब भी जाओगे, यू विल बी फाइंडिंग दे विल बी शेयरिंग यू मल्टीपल कोड्स, तो वो सारे के सारे कोड लेके क्या होता है स्पेसिफिकली, हमें ये समझना पड़ता है कि कहाँ से क्या कॉल किया जा रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से फाइल से क्या चीजें कॉल हो रही है, कहाँ से फंक्शन आ रहा है। मतलब अगर आपके साथ कोई ये कोड शेयर करेगा डायरेक्टली, ठीक है, ये कोड शेयर करेगा, एंड तुम यहाँ पे देख रहे हो कि भाई इसने ये बोल रहा है कि परफॉर्म ईडी, ये क्या है परफॉर्म ईडी, दिस इज द फंक्शन, कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इस फाइल में नहीं लिखा होगा, ऊपर कहीं पे तो लाइन लिखा होगा तुम्हारा कि फ्रॉम ईडीए इंपोर्ट परफॉर्म ईडीए, मतलब ईडीए नाम की कोई तो मेरा मॉड्यूल है जिसके अंदर एक फंक्शन लिखा गया है जिसका नाम है परफॉर्म ईडीए। ये सारी चीजें, ये लॉजिकली चीजें तुमको क्या करना पड़ता है, सिर्फ समझना पड़ता है। जिस दिन ये चीजें तुमको समझ में आएंगी, एवरीथिंग द थिंग्स विल बी वेरी मच easier and simpler for you guys, ठीक है।
क्लियर? सर ये जो टॉपिक निकालने वाले हैं अभी वो फाइनल हाँ। प्रोजेक्ट्स होंगे क्या, मतलब रिज्यूमे में ये Yes. डालेंगे हम? यस, ओके। और ये हमारा दिस इज सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा सर? सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? देखो अभी मशीन लर्निंग तो तुम्हारा आज एक टॉपिक, उसके बाद मंडे ट्यूसडे फीचर इंजीनियरिंग, उसके बाद पीसीए, ऑलमोस्ट तुम्हारा मशीन लर्निंग यहाँ तक सारा खत्म हो जाएगा। मशीन लर्निंग मतलब क्या क्या खत्म हुआ है तुम्हारा अभी? मशीन लर्निंग, पाइथन, मशीन सुपरवाइजर। लर्निंग, ना ना, पाइथन, मशीन लर्निंग, उसके बाद तुम्हारा एसक्यूएल, एंड एसक्यूएल के बाद कुछ लिया गया हमने, तीन ही सेगमेंट है। Plastic. हाँ, Flask framework. फ्लास्क एपीआई, यस, एपीआई एक हुआ है आपका, चार सेगमेंट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद का जो सेगमेंट है उसमें डीप लर्निंग रहेगा आपका, ठीक है। डीप लर्निंग को हमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5 वीक लगेगा। मशीन एनएलपी को हमें 1 से 1.5 वीक लगेगा, मतलब डीप लर्निंग एंड एनएलपी को तुम 3 वीक पकड़ के चलो। एंड उसके बाद जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई के लिए हम टाइम देंगे। मैं क्यों कमिट नहीं कर रहा टाइम आप लोगों को? आई डोंट वांट टू कंप्लीट योर सिलेबस जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम रहता है देन आई विल ट्राई टू गिव यू एज मच एज आई कैन। ये चीज ध्यान से समझो, ठीक है। ऑफिशियल तुम्हारा हमने कितना डिस्कस किया था सिलेबस, तुम्हारा टोटल टाइम कितना था? 6 महीने का क्या था आपका ड्यूरेशन था, ठीक है। 6 मंथ। बैच कब स्टार्ट हुई थी आपकी? 17 May. 17 मई को थी, तो आई थिंक 17 मई मतलब 17 को तो फ्राइडे था ना, सैटरडे था कुछ तो। ये तो सैटरडे संडे छूट गया तुम्हारा, मतलब मई के कितने दिन मिले थे सिर्फ हमें? 5. 5 ही दिन मिले होंगे सिर्फ मई के हमें। तो मई को अगर मैंने छोड़ भी दिया तो क्या होगा मेरा मई के बाद? आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब कहाँ पे है? October. सितंबर खत्म हुआ ना अभी, यस। अक्टूबर अभी चालू है ना। यस Yes. सर। October. हाँ, मतलब कितने दिन हो गए ऑफिशियली? 4. 4 मंथ्स। 4 मंथ्स हो गए हैं, तो बहुत हो गए हमारे लिए ये 2 मंथ्स। ये 2 मंथ के अंदर हम आसानी से आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। बट स्टिल आई एम नॉट, मतलब मेरा कैसे, मेरा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा ना, आई समथिंग आई विल रिपीट यू अगेन कि हाँ नहीं ये नहीं, इसको कुछ और अच्छी तरीके से हो सकता है, आई विल टेल यू इन दैट पर्टिकुलर मैनर एज वेल, ठीक है। तो डोंट, मतलब दिस विल बी द टेंटेटिव टाइमलाइन फॉर यू गाइस, ठीक है। पकड़ के चलो नवंबर एंड तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। दिस इज द टेंटेटिव टाइमलाइन यू कैन सिंपली आस्क फॉर, ठीक है। मतलब आइडियली अगर 17 में से पकड़ेंगे तो ये आई थिंक 17 अक्टूबर होगा क्या इसका? 17 नवंबर होना चाहिए ना? हाँ. हाँ, 17 नवंबर कुछ तो, ठीक है। तब तक मतलब ये 1 महीना, ये 2 महीने, ये 3 महीने, ये 4 महीने, ये 5 महीने, ये 6 महीने, ठीक है। मतलब 17 नवंबर विल बी योर ऑफिशियल डेट होगी क्लास खत्म होने की, ठीक है। ओके, यस। ठीक है। जस्ट डोंट मतलब सर पावर लेकिन बीआई सॉरी, सर पावर बीआई लेने वाले क्या था थोड़ा? नहीं नहीं, पावर बीआई इज नॉट एट ऑल अवर टास्क, वो हमारे विंडो में आता ही नहीं है, ठीक है। इट इज द विजुअलाइजेशन टूल है वो, ठीक है। सो दैट इज द कंप्लीट सेपरेट सेगमेंट। एंड मतलब देखो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जब जितना मेरे दोस्त यूज करते हैं पावर बीआई, मेरी कंपनी में मेरा जो प्रोजेक्ट चालू उसमें पावर बीआई डेवलपर है। तो इट इज नॉट रॉकेट साइंस एट ऑल। सिर्फ पावर बीआई इज अ डैशबोर्ड है, उसको विजुअलाइज करो, डेटा कनेक्ट करो और वहां पे डैशबोर्ड बनाओ, दैट इज द सिंपल थिंग। बट नो नीड, कोई भी सिंगल 1% भी आदमी तुमसे नहीं पूछेगा कि एज अ डेटा साइंटिस्ट तुमको पावर बीआई आता है, ठीक है। आता है तो यू कैन क्लियरली से नो, आई एम नॉट अ पावर बीआई डेवलपर, आई एम डेटा साइंटिस्ट, आई एम एआई इंजीनियर, ठीक है। सर हेलो। हम्म। हेलो हाँ बोलो। सर, जो एआई और ये एजेंटिक एआई और जेएनए का जो सिलेबस वो बैच रहती है, लेकिन उसका पार्ट वो सब आप लेने वाले हो ना? देखो
बैच कितने दिन का है पता है कि एजेंटिक एआई का? वो अराउंड सर 3.5 मंथ से कुछ तो है, 4 मंथ्स। मतलब उसको 4 से 4.5 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। ओके, ये कैसे हो गया पता है क्या? हाँ, दैट इट इज क्लियर कि जितना हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, किसी भी इंटरव्यू के लिए अगर अपेयर होते हो, वो प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे कि क्या क्या प्रोजेक्ट में किया है, क्या क्या टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी तुमने यूज किया, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि 4 महीने का पोर्शन 1 महीने में खत्म हो, दिस इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। और उस 4 महीने में स्पेसिफिकली इट इज नॉट डायरेक्टली जनरेटिव एआई स्टार्ट नहीं करते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एनएलपी से स्टार्ट करेंगे, बेसिस से तुमको, ठीक है। ये कैसे हो गया पता है क्या? कि बी चल रही है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीटेक का सारा सिलेबस कहाँ पे कवर होना चाहिए? बी बी में कवर होना चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यू विल बी गेटिंग द ग्लिम्स कि हाँ ये ऐसे सारी चीजें होती हैं। आर्किटेक्चर वाइज यू विल बी नोइंग एंड टू एंड कि क्या होता है, स्टार्ट टू एंड। मतलब देखो, तुम कोई भी टॉपिक उठा लो, एनएलपी उठाओ, डीप लर्निंग उठाओ, मशीन लर्निंग उठाओ, तुम्हें क्या पता होना चाहिए पता है क्या? तुम्हें प्रोजेक्ट पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट का एंड टू एंड पता होना चाहिए स्टार्टिंग से, क्योंकि तुमने कंपनी में जाके थियरी पढ़ते नहीं या पढ़ाते नहीं, तुम कंपनी में क्या करते हो? यू आर डूइंग प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में तुमने क्या किया, अगर तुम ये किसी को भी एक्सप्लेन कर पाए, तुम्हारा काम खत्म। इसके आगे पीछे तुमको कोई कुछ नहीं पूछे। दैट इज द 90% ऑफ इंटरव्यू कंट्रीब्यूशन टू ओनली प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही अब इसके आगे का पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है। अलग मतलब कि अभी तुम्हारा मशीन लर्निंग खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, समवन वाज आस्किंग इन द मॉक ग्रुप की एक्जी बूस्ट लेने वाले हैं कि नहीं, ठीक है। तो बूस्टिंग के जितने भी एल्गोरिथम है तुम्हारे, वी हैव स्टार्टेड विद द एडा बूस्ट, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स रिलेटेड टू एडा बूस्ट। हो गया, उसके बाद क्या है तुम्हारा, क्या रहता है? ग्रेडियंट बूस्ट है, ग्रेडियंट बूस्ट के बाद तुम्हारा एक्जी बूस्ट है, एक्जी बूस्ट के बाद तुम्हारा लाइट जीबीएम करके एक होता है, ठीक है। लाइट जीबीएम, हाँ, हेवी डेटा सेट जब रहता है, बहुत बड़ा डेटा सेट जब रहता है, तब लाइट जीबीएम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो वो एल्गोरिथम आई विल जस्ट ट्राई टू प्रोवाइड यू कंपैरिजन। मतलब तुम्हारा ग्रेडियंट बूस्ट इज लिटिल बिट एडवांसमेंट ऑफ एडा बूस्ट रहेगा, उसमें के जो एरर होंगे वो ग्रेडियंट बूस्ट में करेंगे, ग्रेडियंट बूस्ट के और अच्छी तरीके से एक्जी ग्रेडियंट बूस्ट में करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो आई विल प्रोवाइड यू सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज ऑन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, किस तरीके से ये चीज होगी। बट इट इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड कि तुमको सारे के सारे कितने एल्गोरिथम हुए हमारे अभी तक? लीनियर, लॉजिस्टिक, केएनएन, उसके बाद डिसीजन कितने? केएनएन के बाद क्या लेता हमने? डिसीजन ट्री तक डायरेक्टली 6 हो गए, 6 हो गए। डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट एंड एडा बूस्ट, ठीक है। और तुम्हारा होगा नेवी बेस एक होगा, ठीक है। मतलब 7 एल्गोरिथम तुम्हारे होंगे। अब इफ टाइम परमिट्स आई विल कवर द सपोर्ट वेक्टर मशीन एज वेल, कि मतलब उसमें मतलब है थोड़ा क्रिटिकल है सपोर्ट वेक्टर मशीन, दैट जस्ट क्विकली गो थ्रू कैसे से होता है एंड इस तरीके से उसका कवर होता है। मतलब नियर अबाउट 7 to 8 एल्गोरिथम्स यू विल बी नोइंग ऑफ मशीन लर्निंग, व्हिच इज मोर देन इनफ, ठीक है, चलेगा। So this is related to general thing that I want to convey, and अभी वो माइंडसेट प्रिपेयर करके चलो कि प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एंड प्रोजेक्ट बनाना है। मतलब ना, अगर तुम प्रोजेक्ट बनाने लग जाओगे ना, तुमको अलग से मशीन लर्निंग की ना जाके पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती है? मेरे पास, मैंने प्रोजेक्ट का नाम डिसाइड कर लिया। और एक चीज, प्रोजेक्ट का नाम जब ढूंढोगे, जैसे इंजीनियरिंग में होता था ना कि सेमिनार टॉपिक ले लो, एक लिस्ट लगती थी। किसकी लिस्ट थी वो? एचओडी चिपका था ये टॉपिक है, इनको छोड़ के तुम्हारा टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इंजीनियर, सीनियर का टॉपिक उठाओ लगा दो, उसके पहले का लगा दो। तो जनरली क्या करते हैं वो लोग, दे आर फॉलोइंग टेक्निक, ये 200 टॉपिक है, ये 200 टॉपिक तुम्हारा टॉपिक नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से whenever you are choosing any topic, it should not be related to लोन, बैंक का लोन देना है कि नहीं, क्रेडिट कार्ड फॉर डिटेक्शन, उसके बाद आपका हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, these the kind of topic you will not suggest. These are called as educational topics. ये educational purpose के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो try to avoid these particular topic.
सबसे पहले तो ये सर्च करो, डिग्री किया है सब लोगों ने, इंजीनियरिंग है मैकेनिकल के, लेकिन दो चार तो कंप्यूटर के दोस्त मिलेंगे कहीं से, तो मतलब जुगाड़ लगाओ, है तुम लोगों के पास उतना कौशल कि तुम लिंक लगा के कर सकते हो चीजें, ठीक है। ट्राई इट, आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू डू इट, ट्राई करो, एटलीस्ट टॉपिक का नाम भी मिल गया तो हमारा काम, ठीक है, क्लियर। important discussion, this is pretty much important, not important, pretty much important discussion from your career perspective, क्योंकि जैसे ही तुम लोग अभी क्या करोगे, प्रोजेक्ट टॉपिक मिलेगा तुमको, तो तुम उसके बाद प्रोजेक्ट बनाने जब लग जाओगे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारा मशीन लर्निंग का पूरा रिवीजन हो जाएगा, तुमको अलग से जाके पढ़ने की जरूरत नहीं कि ये टॉपिक मिस होगा, वो होगा, नहीं, क्योंकि तुम पहले सीक्वल लोगे, तो सीक्वल लेते हो तो इमीडिएटली तुम्हारा डेटा माई सीक्वल डेटाबेस में, तो तुमको कनेक्शन कैसे करना है ये करना पड़ेगा, तुमको क्वेरी लिख के डेटा फेच करना पड़ेगा, मतलब बेसिक सीक्वल का तुम्हारा रिवीजन हो गया। जैसे ही तुम्हारा डेटा आ गया, डेटा आने के बाद इमीडिएटली ईडीए परफॉर्म करोगे, ईडीए के अंदर इन्फो क्या करता है, डिस्क्राइब क्या करता है, नल कैसे निकालते हैं, आउटलायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आउटलायर का डिटेक्शन आ गया, उसका हैंडलिंग कैसे करोगे, ये चीज आ गया। मतलब ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट के स्टेप्स इसी तरीके से बनाए गए हैं जिस तरीके से तुम्हारा पूरा एमएल का सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। एंड तुम जब एक्सप्लेन करते हो प्रोजेक्ट किसी को भी, तो यू विल बी एक्सप्लेनिंग इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट कि हाँ मैंने यहाँ डेटा किया, ईडीए कर रहा था, डिस्क्राइब है, तो यही मैं आस्क यू क्या डिस्क्राइब क्या करता है, उसमें डिस्क्राइब में क्या क्या चीजें दिखती हैं, तो वो आएगा। फिर परसेंटाइल क्या है, तो 25 परसेंटाइल वैल्यू आई, मतलब उससे तुम्हें क्या पता चला, 50 परसेंटाइल की वैल्यू उसको तुमको क्या पता चला, आउटलायर थे क्या डेटा सेट में, तुमने हैंडल किए क्या, कैसे हैंडल किए, हो गया आउटलायर का कंसेप्ट शुरू। मीन मोड मीडियन कौन सा यूज किया, क्या करता है मीन, क्या करता है मीडियन, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था क्या तुम्हारा, तुमने चेक किया क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था तो उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तुमने क्या कौन से मेथड अप्लाई किए, तो आ गए पूरा चेकिंग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसका चेकिंग आ गया। मतलब एक एक चीज, हर एक ब्रांच अपने आप ओपन करती चलेगी, जो सारे के सारे मशीन लर्निंग के पॉइंट क्या करेगी तुम्हारी, कवर करेगी। एक बार तुमको मशीन लर्निंग अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि डीप लर्निंग जैसे मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो डीप लर्निंग इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट है डीप लर्निंग के, सिर्फ एएनएन, सीएनएन एंड आरएनएन, बस ये 3 चीजों के अराउंड डीप लर्निंग घूमेगा। मशीन लर्निंग आता है तो एएनएन तुमको आ गए, बस जो डेटा सेट के ऊपर आप काम करोगे, लेबल डेटा के ऊपर काम करोगे मशीन लर्निंग के अंदर, सेम एएनएन के अंदर करना है, सिर्फ वहां पे न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू काम होता है, दैट इज फाइन। सीएनएन आरएनएन उस टाइम पे देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है, तो इसीलिए try to have this segment ready with you all. Probably what I'll be doing is ये सारी चीजें हम कंटिन्यूअसली करके ही, मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करके ही पूरे डीप लर्निंग को हम स्पेसिफिकली क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो पैरेलल में आप लोग क्या करोगे, पैरेलली आप लोग क्या करोगे, यू विल बी स्टार्ट बिल्डिंग योर एमएल प्रोजेक्ट एंड लर्निंग द डीप लर्निंग, ठीक है, चलिए ठीक है। सो अब तक जितना भी हमने देखा है उसमें हमने मशीन लर्निंग के हमने 2 टाइप देखे थे, एक था आपका सुपरवाइज लर्निंग एंड दूसरा था आपका अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता था हमारा, यहाँ पे डेटा क्या होता था, लेबल डेटा होता था। लेबल डेटा मतलब हमें क्या पता था, हमें टारगेट कॉलम पता था एग्जैक्टली क्या है। अनसुपरवाइज में क्या होता है, आपका डेटा क्या होता है, अनलेबल्ड होता है, अनलेबल्ड होता है, मतलब यहाँ पे यू डोंट हैव टारगेट कॉलम, सिर्फ तुम्हारे पास क्या रहेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे इनपुट वेरिएबल, तुम्हारे पास टारगेट कॉलम होगा ही नहीं। तो इस तरीके के डेटा के ऊपर अगर तुमको वर्क करना है, देन विल बी दिस विल केम अंडर द कैटेगरी ऑफ आपका अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर ये चीज आएंगे। तो अनसुपरवाइज के अंदर सबसे पहला एल्गोरिथम हम जो देखने वाले, दैट इज कॉल्ड एज आपका के मींस क्लस्टरिंग, क्या
कौन सा एल्गोरिथम देखेंगे? के मींस क्लस्टरिंग, ठीक है। एंड दूसरा जो हम देखेंगे स्पेसिफिकली, दैट इज कॉल्ड एज पीसीए देखेंगे, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। ये दो एल्गोरिथम हम आगे चल के देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हम देखेंगे, इसका हम एज अ एल्गोरिथम यूज करेंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपका किसमें? फीचर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। हमने दो तरीके देखे थे डायमेंशन हैंडल करने के, एक होता है फीचर सिलेक्शन एंड दूसरा होता है तुम्हारा फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर सिलेक्शन में तीन होते हैं, हमने देखा था, फिल्टर मेथड, रैपर मेथड एंड एम्बेडेड मेथड। वैसे दूसरा जो तरीका है दैट इज कॉल्ड एज फीचर एक्सट्रैक्शन। तो पीसीए इज द पावरफुल टेक्निक जिससे हम फीचर को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट, मतलब फीचर इंपॉर्टेंस ही फाइंड आउट करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ पीसीए हम बात, ठीक है। नेक्स्ट पे आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि के मींस क्लस्टरिंग स्पेसिफिकली क्या है आपका, ठीक है। तो के मींस क्लस्टरिंग ये सिंपल एल्गोरिथम है, जो ऑब्वियसली ये क्या है आपका डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम है, ठीक है। यहाँ पे भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इसका दूसरा नाम है, इसको हम सेंट्रॉइड बेस्ड एल्गोरिथम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आइदर डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम या सेंट्रॉइड बेस्ड। सेंट्रॉइड वर्ड आपने इंजीनियरिंग में सुना होगा। सेंट्रॉइड क्या होता है? मैकेनिक्स, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट जो होता है वो सेंटर्ड होता है। थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा सेंट्रॉइड, Center point of all the points. ओके, और कुछ? फ्रॉम पॉइंट Geometrical फ्रॉम center. विच डेटा इज सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं बात कर सकते, ठीक Average points. है। अगर मैं कोर टेक्निकल में बात करूं ना आपकी, तो द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब टेक्निकल डेफिनेशन हो गया, जस्ट जनरल टेक्निकल डेफिनेशन, उसका यहाँ से इतना कुछ है नहीं, बट हम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सेंट्रॉइड निकालेंगे। उसका क्या पर्पस है, कैसे निकालेंगे, हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक। तो स्पेसिफिकली क्लस्टर का क्या मीनिंग होता है? हम्म, बंच और ग्रुप या बंच तुम बोल सकते हैं। मतलब अगर चार दोस्त मिल रहे हैं, क्लास में 40 लोग हैं, तो 40 के 40 एक ग्रुप में रहते हैं क्या? नहीं होते। स्पेसिफिकली हर एक लोग क्या करते हैं, अपने अपने ग्रुप्स बन जाते हैं। ये चार लड़के दो लड़कियां, इनका एक ग्रुप बन गया। वो पांच लड़के वो अलग दुनिया में, उनका एक ग्रुप बन गया। ये ग्रुप कैसे बनते हैं? कोई फैकल्टी बनाती है क्या ये ग्रुप, या कॉलेज बनाता है? Thoughts frequent. हाँ। तो ये जो ग्रुप बनते हैं, जिनकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस किसी भी लोगों की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका अपने आप क्या बन जाता है? क्लस्टर या ग्रुप बन जाता है। मतलब एक ग्रुप में 5 लोग हैं, तो वो एक ग्रुप में क्यों है? क्योंकि उनके थॉट सेम रहेंगे, उनकी आदतें सेम रहेंगी, वॉट एवर इट में बी, बट समथिंग सिमिलैरिटी विल बी देयर। इसीलिए वो क्या बनते हैं? ग्रुप्स बनते हैं। और हम उस ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये 4 लोग हैं, ये होशियार लोगों का ग्रुप है, ये टवाल क्या टिंगल क्या करने वाला ग्रुप है, ये पीछे बैक बेंचर्स का ग्रुप है। इस तरीके से यू विल बी कैटेगराइजिंग देम कि हाँ, अगर कोई नया नया स्टूडेंट आता है, ठीक है, तो वो कौन से ग्रुप में जाएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? क्लास में नया बच्चे का एडमिशन हो गया है, वो इन तीनों में से कहाँ पे जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? उस बच्चे की प्रॉपर्टी जिस किसी भी, यहाँ बिहेवियर से उसकी प्रॉपर्टी जिस किसी भी ग्रुप के साथ मैच करेगी, या जिस ग्रुप के ज्यादा वो क्लोज जाएगा, हम उसको उस ग्रुप से क्या कर देंगे? क्लासिफाई कर देंगे। क्लियर? यही सेम मेथड फॉलो करता है तुम्हारा के मींस क्लस्टरिंग, ठीक है। तो के नियरेस्ट नेबर में हमारा के था क्या?
अरे के मींस क्लस्टरिंग में के था क्या? पढ़ा नहीं क्या हमने? सर KNN में ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर? के मींस क्लस्टरिंग ही बोल रहा हूँ क्या मैं? सर आपने अभी K मीन्स क्लस्टरिंग के मीन्स क्लस्टरिंग बोला। हाँ इसीलिए कंफ्यूज है। हाँ तो बोलो भाई, मैं भी के में मतलब ठीक है KNN की नंबर ऑफ नेबर्स था सर। नंबर ऑफ नेबर्स। तो वहां पे क्या था तुम्हारा? नंबर ऑफ नेबर्स था। वहां पे भी मैंने तुमको एक चीज बोला था कि इंटरव्यू में आस्क यू कि व्हाट इज द difference between KNN and K-means clustering, या what is the K in KNN and what is K in K-means clustering, ठीक है? तो KNN में जो स्पेसिफिकली हमने देखा था वहां पे क्या था, वो नंबर ऑफ नंबर नेबर्स ऑफ के लिए नेबर्स थे, वो था, ठीक है? यहाँ पे जो K है तुम्हारा, वो K डिफाइन करेगा तुम्हारे नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है? कितने क्लस्टर बनेंगे, कितने ग्रुप बनेंगे, कितने ग्रुप बनेंगे मतलब स्पेसिफिकली क्या है तुम्हारा, कोई भी अगर डेटा सेट के पॉइंट्स तुम अगर प्लॉट करोगे, ठीक है, अगर इस तरीके का कुछ तो तुम्हारा डेटा प्लॉट होता है एंड समथिंग लाइक दिस, कुछ तो डेटा है, तो आइडियली क्या बनेगा तुम्हारे, इसके कितने क्लस्टर बनेंगे तुम्हारे, दिस विल बी योर फर्स्ट क्लस्टर बनेगा एंड ये तुम्हारा सेकेंड क्लस्टर बनेगा, ठीक है? मतलब क्लस्टर मतलब सर्कल ही होता है, ऐसे मत पकड़ के चलो, बट दिस विल बी द ग्रुप, एक कैंडिडेट एक टाइप के बिहेवियर। यहाँ पे कितने क्लस्टर बने हैं डेटा के, यहाँ पे 2 क्लस्टर बने हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, देयर सिग्निफिकेंस, हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है? तो स्पेसिफिकली क्लस्टरिंग एक प्रोसेस होता है जहां पे तुम्हारा एंटायरिंग डेटा ग्रुप में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है बेस्ड ऑन दी सम पैटर्न, कुछ ना कुछ तो पैटर्न निकल के पूरा डेटा ग्रुप्स के अंदर क्या होगा, डिवाइड होगा। उसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तुम्हारा क्लस्टरिंग कहते हैं, ठीक है? सिंपल तरीके से ये क्लस्टरिंग रहेगा, यहाँ पे टारगेट नहीं रहता है, ठीक है? तो अब किस तरीके से क्लस्टरिंग होता है, क्या प्रोसेस फॉर्म की जाती है क्लस्टर फाइंड आउट करने के लिए, विल बी सिंपली सीइंग दिस पर्टिकुलर, आई थिंक मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया था सुपरवाइज मशीन लर्निंग के टाइम पे, याद है क्या किसी को? यस सर, वो प्लेयर्स और क्रिकेट का एग्जांपल दिया था। हाँ, मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया था कि तुम्हारे पास प्लेयर्स हैं, ठीक है? तो कुछ जब डेटा प्लॉट होगा अपने आप ही, तुम्हारे पास जो भी डेटा रहेगा उसमें यहाँ पे विकेट्स लिए थे हमने शायद से, एंड यहाँ पे हमने कुछ तो रन्स लिए थे, ठीक है? तो कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनके विकेट्स बहुत ज्यादा होंगे, करेक्ट? तो वो यहाँ पे आएंगे, रन्स बहुत कम है ना इनके, इस टाइप में सेगमेंट में विकेट्स बहुत ज्यादा है, दिस इज द मिनिमम एंड दिस इज योर मैक्सिमम, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारे मिनिमम रन्स एंड ये तुम्हारे कुछ तो मैक्सिमम रन्स है। तो ये जो सेगमेंट ग्रुप है ये क्या है तुम्हारा, डेटा से हमने सिर्फ प्लॉट किया था कि इसमें विकेट्स बहुत ज्यादा है। दूसरा ग्रुप लिया होगा कि जिसके विकेट्स भी हैं एंड जिनके रन्स भी है, ठीक है? मतलब विकेट्स भी एवरेज है ले रहे हैं एंड रन्स भी उनके एवरेज है, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम। तीसरा रहा होगा हमारा जिसमें क्या होगा तुम्हारा, जिनके रन्स बहुत ज्यादा है लेकिन विकेट आइदर 0 भी हो सकते हैं या बहुत कम भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का डेटा जब भी आएगा तो हम इसको कैटेगराइज करेंगे। तो हमने जो कैटेगरी किया था, तो ये जो कैटेगरी बना था ये किसका बना था हमारा, ये था बैट्समैन का, ये हमारा बॉलर का एंड ये हमारा नहीं तो ये हमारा ऑलराउंडर। ऑलराउंडर एंड ये हमारा क्या बोलते हैं इनको, बॉलर्स, ठीक है? ये हमारे बॉलर्स का। तो इस तरीके से क्या बनेंगे हमारे क्लस्टर्स बनेंगे, ठीक है? आइडियल में, ठीक है? अब एक्चुअल में चेक करते हैं कि क्लस्टर किस तरीके से बनते हैं। पूरा डेटा है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड ही डेटा होता है या क्या चीज होती है, तो उसकी सिंपल प्रोसेस है हमारे पास। तो इट विल वर्क ऑन अ स्टेप्स, ये भी तुम्हारा स्टेप्स में ही काम करेगा। स्टेप्स, तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले मतलब जो भी तुम्हारा डेटा सेट रहेगा
कुछ ही पॉइंट्स लेते हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं लेते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं एंड ये अभी तो हमें पता नहीं ना कि कौन सा पॉइंट किसका है, तो ये मेरा डेटा है, पकड़ के चलो पूरा का पूरा डेटा मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। एक्स मतलब दो फीचर, यहाँ पे टारगेट कॉलम तो होगा नहीं, मेरा x1 कॉलम एंड मेरा x2 कॉलम, दो ही कॉलम होंगे यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ x1 के कुछ तो वैल्यूज होंगे तुम्हारे एंड रिस्पेक्टिव वैल्यूज मेरे किसके होंगे, x2 कॉलम के मेरे रिस्पेक्टिव वैल्यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेसिफिकली क्या होगा, सबसे पहले स्टेप होता है जब ऐसा डेटा KNN को, नॉट KNN, जब भी मैं KNN बोलता हूँ मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ स्पेसिफिकली, K मींस क्लस्टरिंग, ठीक है। तो जब K मींस क्लस्टरिंग को डेटा आपको पास किया जाएगा, सबसे पहला डेटा पॉइंट होता है कि नंबर ऑफ क्लस्टर डिफाइन करो। तो आइडियली बाय डिफॉल्ट क्लस्टर कितने होते हैं तुम्हारे, तो होते हैं, कितने क्लस्टर करना है दिस इज द हाइपर पैरामीटर एक्चुअली, लेकिन ये बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले होता है कि तुम्हारा नंबर ऑफ क्लस्टर डिफाइन करो, तो क्लस्टर डिफाइन होते हैं, क्लस्टर डिफाइन होने के बाद सेंट्रॉइड्स डिफाइन होते हैं, जितने क्लस्टर उतने क्या आएंगे तुम्हारी सेंट्रॉइड्स आएंगे, जितने क्लस्टर उतने तुम्हारे सेंट्रॉइड्स आएंगे, ठीक है। तो रैंडमली क्या होता है, दो पॉइंट्स तुम्हारे डेटा के, रैंडमली बोल रहा हूं मैं, रैंडमली कहीं पे भी क्या होंगे, दो डेटा पॉइंट्स तुम्हारे इसके अंदर प्लॉट हो जाएंगे। लेट्स सपोज पहला एक इधर आ गया एंड पहला इधर, किधर भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे प्लॉट किया इसका मतलब नहीं यहाँ पे नहीं यहीं पे आएगा, किधर भी तुम्हारा डेटा पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट कि क्लस्टर क्या हो गया, यहाँ पे सेंट्रॉइड पॉइंट क्या हो गए मेरे डिफाइन हो गए। एक बार मेरे सेंट्रॉइड पॉइंट डिफाइन हो गए, तीसरा प्रोसेस रहता है मेरा, अभी ये डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेट डिस्टेंस of all points from both centroids। क्या होगा, क्या करना है हमें, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करो, कहां से सेंट्रॉइड 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 से क्या होगा, डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होते पता है क्या हमें, अभी सेंट्रॉइड है मतलब इसका क्या रहेगा कुछ तो, इसका क्या रहेगा कुछ तो फॉर्मूला, मतलब x2 y2 x1 y1 ठीक है। तो सेंट्रॉइड मतलब ये पॉइंट है ना, सेंट्रॉइड मतलब क्या है तुम्हारा, एक सिंपल पॉइंट है, तो पॉइंट होगा मतलब उस पॉइंट के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, करेक्ट। कुछ तो उसके क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, दो पॉइंट रहेंगे, एक्स का एक पॉइंट, वाई का, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर यस सर सिमिलरली इसका, इस सेंट्रॉइड का भी कुछ तो क्या होंगे, दो मेरे कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक मेरा वाई कोऑर्डिनेट होगा, क्लियर। लेट्स सपोज इसका कुछ तो मेरा 6,8 है एंड इसका मेरा कुछ तो 4,2 है, पकड़ के चलो क्या है ये मेरा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, किसके, मेरे सेंट्रॉइड। अब मुझे स्पेसिफिकली क्या करना है, हर एक सेंट्रॉइड, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, किसके साथ, किसके साथ, डेटा पॉइंट के साथ,
ठीक है, तो स्पेसिफिकली 2 पॉइंट का, अभी ये पॉइंट है, इस पॉइंट का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स होगा ना, इसका भी, इसका x1 x2 कुछ तो रहेगा। दिस इज द वन पर्टिकुलर सेगमेंट एंड दिस इज माय सेकंड पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है, x1 x2। तो एक मिनट, sorry। तो इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट का इस पर्टिकुलर डेटा के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना पॉसिबल है क्या? यस सर, कैसे? इक्विवेलेंट डिस्टेंस या मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट कर यस, सकते वी नो कि किसी भी दो डेटा पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आइदर यू कैन यूज यूक्लिडियन डिस्टेंस और यू कैन यूज तुम्हारा मैनहट्टन डिस्टेंस, ठीक है। तो जो मेरा डेटा पॉइंट है, दिस इज centroid 1 and this is centroid 2. Let's suppose these are data points. I am just marking data points 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ मेरे डेटा पॉइंट्स हैं। 10 ले लेते हैं, 10 डेटा पॉइंट है मेरे पास। हर एक डेटा पॉइंट का क्या रहेगा यहाँ पे, क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट रहेगा ना। ये डेटा पॉइंट है, इसका x2,6 कुछ तो रहेगा, इसका कुछ तो रहेगा 5,2, इस तरीके से ये क्या रहेंगे तुम्हारे, कुछ तो डेट, हर एक इसका क्या रहेगा, एक कोऑर्डिनेट्स रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है सबको? यस सर, ठीक है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कितना है। तो C1 मेरा फर्स्ट सेंट्रॉइड है जिसका कोऑर्डिनेट है मेरा 4,2। तो मैं सबसे पहले क्या किया, मैंने इस सेंट्रॉइड का इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट किया। आई विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस, मुझे क्या मिलेगा, इसके रिलेटेड कुछ डिस्टेंस मिलेगा। सपोज पकड़ के चलो, मुझे 2.6 मिला। सेकंड पॉइंट का अगेन मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, सेंट्रॉइड के साथ इस पॉइंट का डिस्टेंस। उसके बाद वो डिस्टेंस आई विल बी गेटिंग समथिंग 2.8। उसके बाद इस पॉइंट, इस सेंट्रॉइड का इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा 3.8 समथिंग। इसका इसके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा 4.5 समथिंग। इसका इसके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, इट इज 3.7 समथिंग। ऐसा हर एक डेटा पॉइंट का सेंट्रॉइड 1 के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट होगा ना। तो जितने भी तुम्हारे हैं, हर एक पॉइंट के साथ क्या कैलकुलेट करेंगे हम, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जितने भी डेटा पॉइंट हैं तुम्हारे सारे के सारे, ठीक है। क्लियर है ये चीज? हमें क्या करना है ये समझो पहले, हमें क्लस्टर बनाने हैं, ठीक है। क्लस्टर मतलब समथिंग, एक ग्रुप बनेगा, अभी 2 ग्रुप बनेंगे, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कौन सा डेटा पॉइंट कौन से ग्रुप में जाएगा। करेक्ट है ना? ये एक्टिविटी मुझे करने की। क्लस्टर 1 में कौन से डेटा पॉइंट जाएंगे, क्लस्टर 2 में कौन से डेटा पॉइंट जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं कि हमने क्या किया है, हमने कैलकुलेट किया तुम्हारा क्लस्टर सेंट्रॉइड 1 का सारे डेटा पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकाला, ऐसे सारे का डिस्टेंस निकालेगा। अगेन क्या होगा,
क्लस्टर 2 का क्या करेंगे, हर एक डेटा पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालेंगे। ये पॉइंट का इसके साथ डिस्टेंस, 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 इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, हर एक डेटा पॉइंट दिस विल बी स्ट्रेट, ठीक है, दिस विल बी लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दिस। सेंट्रॉइड 2 का सारे डेटा पॉइंट के साथ अगेन क्या कैलकुलेट किया जाएगा, डिस्टेंस कैलकुलेट। कितने डिस्टेंस मिलेंगे, जितने डेटा पॉइंट है, 10 डेटा पॉइंट है तो सेंट्रॉइड 2 का 10 डेटा पॉइंट के साथ क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा 5.6 कुछ तो जनरल जो कुछ भी डिस्टेंस आएगा वो, ठीक है, 8.8 या 2.4 या 3.4, इस तरीके से हर एक का डिस्टेंस आएगा, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट एक्टिविटी कि कैलकुलेट डिस्टेंस विथ ईच पॉइंट विथ ईच सेंट्रॉइड। और ये पॉइंट नंबर 1 का सेंट्रॉइड 1 से डिस्टेंस कितना है 2.6 एंड सेंट्रॉइड 2 से डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट का 4.6। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? अब क्या होता है, अब ये देखा जाता है कि कौन सा पॉइंट कौन से क्लस्टर में, कौन से सेंट्रॉइड के इलाके में आएगा, वो कैसे डिसाइड होगा। पॉइंट नंबर 1 किसके इलाके में जाएगा, अगर सेंट्रॉइड 1 से उसका डिस्टेंस चेक करो, सेंट्रॉइड 2 से किसके करीब है, C1 के करीब है, क्या है C1 के करीब है, तो पॉइंट नंबर 1 किसके इलाके में जाएगा, तुम्हारे सेंट्रॉइड 1 के जाएगा। पॉइंट नंबर 2 किसके करीब है, सेंट्रॉइड 1 के करीब है, तो ये C1 में जाएगा। पॉइंट नंबर 3 C1 में जाएगा। पॉइंट नंबर 4 C2 ये C2 के अंदर जाएगा क्योंकि इसका डिस्टेंस C2 से कितना है 2.4 एंड C1 से कितना है 4.5, तो ये किस में जाएगा तुम्हारा ये पॉइंट, इट विल बी गोइंग टू द C2 कैटेगरी लाइक दिस एज वेल। ये भी कहाँ पे जाएगा तुम्हारा सेंट्रॉइड 2 के क्लस्टर में चला जाएगा क्योंकि ये किसके करीब है, सेंट्रॉइड 2 के। ऐसे हर एक डेटा पॉइंट से क्या होगा, क्या होगा, हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा पॉइंट कौन से क्लस्टर में जाता है, ठीक है। तो हमें पता चला, लेट सपोज पकड़ के चलो कि जो कैटेगराइजेशन किया हमने, तो जो क्लस्टर 1 है सेंट्रॉइड 1 का, जिसका सेंट्रॉइड 1 है उसमें पकड़ के चलो तुम्हारा 1 3 4 7 10 ये पॉइंट किस में जा रहे हैं, तुम्हारे क्लस्टर 1 में जा रहे हैं। एंड क्लस्टर 2 जो मेरा सेंट्रॉइड 2 है उसमें कौन जाएगा तुम्हारा 2 5 6 8 एंड 9, रैंडमली मैं ले रहा हूँ गाइस। ये पॉइंट क्लस्टर 2 में जाएंगे। हर एक पॉइंट का तो जाएंगे, मतलब पॉइंट हिल रहा है क्या कहीं पे, पॉइंट अपनी जगह पे ही है, ठीक है। इसका कुछ तो क्या रहेगा हर एक पॉइंट का, लेट्स सपोज ये इसको मैं पॉइंट 1 बोलता हूँ, ये हिलेगा क्या कभी भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लस्टर बनाते समय पॉइंट को हिलाया था क्या, इधर से उधर, उधर से इधर, पॉइंट की जगह फिक्स थी, ये नहीं हिलते हैं, इनका कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, ठीक है। हम चेक करते हैं कि उसका क्लस्टर क्या बनेगा, दैट इज आवर एक्टिविटी। तो पॉइंट फिक्स रहता है, तो यहाँ पे भी पॉइंट 1 फिक्स ही रहेगा, सिर्फ हम बोल रहे हैं ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा, तुम्हारे क्लस्टर 1 के अंदर जाएगा। उस पॉइंट का क्या था, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स थे ना, 2 कुछ तो हमने 4.5 लिया था, इसका कुछ तो 3 पकड़ के चलो 5.5 है, इसका कुछ तो 4,3 है, इसका कुछ तो तुम्हारा 3,1 है, इसका कुछ तो तुम्हारा 10,1 है। इस तरीके के डेटा पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। एंड सिमिलर बेसिस के ऊपर तुम्हारे
डेटा पॉइंट 2 भी हैं, जिनके भी कुछ तो डेटा पॉइंट्स, आई एम रैंडमली टेकिंग डेटा पॉइंट्स। 1,2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3,4 ले लेते हैं, यहाँ पे 5,6 ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ तो 7,8 है, यहाँ पे तुम्हारा 9,10, ऐसे कुछ तो कोऑर्डिनेट्स है मेरे डेटा पॉइंट के, जो एक्चुअल में है डेटा में से ये हमने उठाए। मतलब ये तुम्हारी x1 की वैल्यू है, ये तुम्हारी x2 की वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये तो हो गया, क्या हो गया, स्टेप कहाँ पे है, यहाँ पे थे, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप होता है अपडेट सेंट्रॉइड। क्या होता है, अपडेट सेंट्रॉइड्स। एक बार तुमने सारे डिस्टेंस कैलकुलेट किए, सारे के सारे, तुमको पता चला कि ये 4 पॉइंट C1 में जाते हैं, सेंट्रॉइड 1 में 5 पॉइंट, एंड नीचे वाले 5 पॉइंट सेंट्रॉइड 2 में जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है सेंट्रॉइड को अपडेट। ठीक है, सेंट्रॉइड को अपडेट कैसे करते हैं, पहला जो सेंट्रॉइड का वैल्यू लिया था वो कैसे लिया था हमने, रैंडम लिया था ना, तो इट मे नॉट बी अ परफेक्ट चॉइस। तो इसको अभी अपडेट करना पड़ेगा। जैसे MNC के वैल्यूज हम स्टार्टिंग में रैंडम लेते थे एंड सेकंड वैल्यू के लिए कुछ तो मैथमेटिकल टेक्निक अप्लाई करते थे, उसी तरीके से क्लस्टर 1 का जो सेंट्रॉइड है उसका हम अभी अपडेट करेंगे। तो वो कैसे अपडेट होगा, स्पेसिफिकली ध्यान से देखो। जितने भी डेटा पॉइंट क्लास 1 में आए थे, जितने भी डेटा पॉइंट क्लास 1 में आए थे, उनका हम क्या करेंगे, सेंट्रॉइड बदलना है। मतलब दो चीजें लगेंगी ना, x1 की एक वैल्यू है, x2 की वैल्यू ना, और प्लॉट करने के लिए x1 एंड x2 एक पॉइंट प्लॉट करने के दो वैल्यू लगी ना, एक x1 की एक x2 की तुम्हारी। तो ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जितने भी तुम्हारे x1 के, इन सब का क्या होगा, डिवाइडेड बाय 5 कॉमा, ये हो गई मेरी x1 की वैल्यू। x2 की वैल्यू क्या रहेगी, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, क्या मिला मुझे इससे, हेलो, सेंट्रॉइड। हाँ, इससे मुझे अपडेटेड सेंट्रॉइड 1 मिला, अपडेटेड मुझे सेंट्रॉइड 1 मिला। सेम चीज कहाँ पे होगी मेरी, C2 अपडेटेड C2 कैसे मिलेगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय 5 कॉमा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेंगे, I'll be getting 2 डेटा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अपडेटेड cluster 2 अपडेटेड क्लस्टर 2 की वैल्यू मुझे यहाँ पे। ये हो गया तरीका। अब अगेन क्या होगा पता है, अब जब डेटा पॉइंट्स वही के वही है गाइस, ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये डेटा पॉइंट वही के वही है। अब सिर्फ क्या चेंज हो गए मेरे, सेंट्रॉइड्स मेरे चेंज हो गए। मतलब डेटा पॉइंट्स, अब ये सेंट्रॉइड यहाँ पे नहीं है, ठीक है, डेटा पॉइंट सब मेरे जगह पे ही है, ठीक है। ये सेंट्रॉइड अभी यहाँ पे नहीं, डेटा अब लेकिन मेरा वही का वही ही है, ठीक है। कुछ लोग शहीद हो गए, ठीक है, फिर से लाते हैं उनको, जिंदा करते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन डेटा पॉइंट था। अब नया सेंट्रॉइड आ गया, अब नया सेंट्रॉइड पॉइंट, नए सेंट्रॉइड पॉइंट का क्या मिला है हमें, लोकेशन मिला है। पकड़ के चलो, एक सेंट्रॉइड यहाँ पे आ गया एंड दूसरा सेंट्रॉइड कहाँ पे आ गया तुम्हारा, सपोज कहीं पे, तो यहाँ पे तुम्हारा दूसरा सेंट्रॉइड बना है नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ठीक है। अगेन क्या होगा, डिस्टेंस कैलकुलेट, अगेन डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा। अगेन ये सेंट्रॉइड से कितने
कितने की डिस्टेंस निकालेंगे? आप में मेकअप में आधा इधर ऐसे दिखेगा और आधा मेकअप कितने के? सारे सारे डेटा पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अगेन किसके निकालोगे? ये सेंट्रॉइड से सारे डेटा पॉइंट की डिस्टेंस निकालो। उसके बाद क्या होगा? कैटेगराइज होगा वो। अगेन फिर से तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 डेटा पॉइंट्स, सेंट्रॉइड 1 का डिस्टेंस, सेंट्रॉइड 2 का डिस्टेंस। अब नया डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? हर एक सेंट्रॉइड का डिस्टेंस। अगेन फिर से क्या करेंगे? पहला पॉइंट फिर चेक करेंगे, सेंट्रॉइड 1 से डिस्टेंस कम है या सेंट्रॉइड 2 से। यहाँ से कैटेगराइज, हाँ भाई ये सेंट्रॉइड 1 में जाएगा, ये सेंट्रॉइड 2 में जाएगा। हो सकता है कि पहला डेटा पॉइंट सेंट्रॉइड 1 में जा रहा है, अपडेट वो कहाँ पे जा रहा है? सेंट्रॉइड 2 में, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया? चेंज हो गया ना। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था, पकड़ के चलो, यहाँ पे मेरा सेंटर था इसलिए ये इसके पास था। अब ये सेंटर हट के यहाँ पे हो गया, मतलब इसका डिस्टेंस इससे बढ़ गया और ये इसके क्या आ गया, थोड़ा सा पकड़ के चलो करीब आ गया। तो ये पहला पॉइंट क्लास 1 में, सेंट्रॉइड 1 में जाता था, अब किस में जा रहा है? सेंट्रॉइड 2 में जा सकता है, 2 में जा। इट विल कंप्लीट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। तो हर एक इसका हम अगेन क्या करेंगे? कैटेगराइजेशन करेंगे, कौन सा डेटा पॉइंट कौन से इसमें जाता है। अगेन क्या करेंगे? कैटेगरी होने के बाद अगेन यू नीड टू अपडेट सेंट्रॉइड। फिर से अपडेट करो, फिर से अपडेट करो, मतलब फिर से क्या होगा? फिर से अपडेट करो, मतलब फिर से क्या होगा? सेंट्रॉइड चेंज मतलब डिस्टेंस चेंज। तो हो सकता है कि नया वाला सेंट्रॉइड कहीं पे यहाँ पे आ जाए एंड इसका सेंट्रॉइड कहीं पे यहाँ पे आ जाए। ये सेंट्रॉइड मेरा क्या हो गया? सेकंड सेंट्रॉइड मुझे देखने को मिल गया, ठीक है। अगेन क्या होगा? फिर से भाई क्या करेगा? हर एक के साथ डिस्टेंस। सर ये लाइफ टाइम के लिए ऐसे ही चलेगा क्या? ये कब तक चलता है ऐसा? पकड़ के चलो, पॉइंट नंबर 1 2 3 की मैं बात करता हूँ। पहले इटरेशन में सेंट्रॉइड 1 में था, दूसरे इटरेशन में सेंट्रॉइड 2 में चला गया, तीसरे इटरेशन में सेंट्रॉइड 1 में है, नेक्स्ट इटरेशन में सेंट्रॉइड 1 में है, नेक्स्ट इटरेशन में सेंट्रॉइड 1 में। मतलब जब तक ये जो डेटा पॉइंट क्लासिफाई होते रहते हैं ये कांस्टेंट नहीं हो जाते। कांस्टेंट नहीं हो जाते मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं ये हमेशा हमेशा के लिए किसमें क्लासिफाई हो जाएंगे? तुम्हारे सेंट्रॉइड 1 के ही करीब आएंगे। ये जो डेटा पॉइंट्स हैं हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे तुम्हारे? कितने भी इटरेशन कर लो ये कहाँ पे जाएंगे तुम्हारे? सेंट्रॉइड 2 में ही जाएंगे। तो ये सिचुएशन जब भी आएगी तुम्हारी, उस टाइम पे हम हमारा इटरेशन रोक देंगे एंड बोलेंगे कि अब जो बने हैं कि क्लस्टर 1 में या सेंट्रॉइड 1 के पास ये 5 डेटा पॉइंट है, तो इनका क्या बनेगा? एक क्लस्टर 1 है, इनका क्या बनेगा? क्लस्टर 2, जिनके प्रॉपर्टीज सेम है। अब ये हमारे ऊपर होता है कि इन क्लस्टर को नाम क्या देना है, ठीक है। आइडियली विल बी नॉट कैटेगराइजिंग इट, हम डिसाइड करेंगे इन क्लस्टर को नाम क्या देना है बेस्ड ऑन द डेटा यू हैव। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलेगा। तो स्पेसिफिकली आई विल स्टॉप हियर। यहाँ तक अच्छी तरीके से मंडे को पढ़ के आ जाओ थोड़ा सा कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा था मैं और किस तरीके से क्लस्टर बनते हैं। एक और टेक्निक हम मंडे को देखेंगे जिसका नाम है WCSS, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर करके है। स्पेसिफिकली दिस इज यूज्ड टू, एंड जो मैंने बोला था तुमको कि k की वैल्यू भी कितनी रखनी है, दैट इज आल्सो द प्रॉब्लम ना, कि k की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो भी हम देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज एल्बो मेथड, ठीक है। एल्बो मेथड होती है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं k की वैल्यू कितने क्लस्टर होने चाहिए हम डिसाइड करते हैं। स्टॉप हियर, जस्ट गो थ्रू इट।
check it and we'll discuss this thing in detail. उसके ऊपर एक डेटा सेट लेके इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन लेक्चर किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये था, यू नीड टू चूज योर टॉपिक वेरी इंस्टेंटली, मतलब टाइम ले लो, 1 वीक का टाइम दिया है। हाँ, इन बिटवीन भी अगर तुमको लगता है कि हाँ सर मुझे ये टॉपिक लगा, जस्ट पिंग मी, सर ये टॉपिक मैं लेना चाह रहा हूँ, इज इट गुड और बैड, आई इमीडिएटली टेल यू कि ये रखना है, ठीक है। बट व्हेनेवर यू आर शेयरिंग मी एनी टॉपिक नेम, उसके साथ 2-3 लाइन का क्या रखो, एक्सप्लेनेशन रखो कि हाँ सर ये इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये चीज इसमें करने वाले हैं। ओके, चलेगा गाइस, ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑन मंडे।